ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर हम लोगों ने जो एक्टिविटी परफॉर्म की है अभी तक, वो यही की थी कि भाई कॉम्बो बॉक्स को किस तरीके से उसकी प्रॉपर्टी देखी थी, किस तरीके से डिफरेंट टाइप के कॉम्बो बॉक्स हम लोग बना सकते हैं, उसमें क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। ये तो सिर्फ क्लास समझाने के लिए आप लोगों को था कि वरना कॉम्बो बॉक्स में तो हमारे पास आइटम फिक्स होते हैं या ऑटोमेटिकली डेटाबेस से खुद ही रिट्रीव होके इसमें ऐड हो जाते हैं। तो ये तो सिर्फ प्रॉपर्टी समझाने का था, वरना ये वाले दो बटन पे जो इम्प्लीमेंटेशन की है वो आमतौर पर होती नहीं है। तो आखिरी चीज को लेते हुए हम लोग चलते हैं कि अगर मैं यहाँ पर काउंटिंग करता हूँ, इस बटन को मैं नाम दे देता हूँ काउंट आइटम्स के नाम से, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस बटन को क्लिक करूँ तो इस कॉम्बो बॉक्स में जितने नंबर ऑफ आइटम हैं उनकी काउंटिंग मुझे एक मैसेज बॉक्स में शो हो जाए। तो इसी एग्जांपल को लेते हुए फिर अपने न्यू प्रोजेक्ट पे आते हैं और डेटाबेस की एक एप्लीकेशन को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं यहाँ पर मैसेज बॉक्स डॉट शो, और यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा, मुझे चाहिए काउंटिंग, तो मैं यहाँ पर लूँगा कॉम्बो बॉक्स वन डॉट सेलेक्टेड आइटम्स डॉट काउंट के नाम से जो है वो जो है मेरे पास प्रॉपर्टी होगी, एक मिनट, डॉट आइटम्स डॉट काउंट। और इस मेथड को मैं इसके अंदर डॉट टू स्ट्रिंग। सही है, तो काउंट की वैल्यू क्योंकि मुझे मिलेगी इंटीजर में, और मैसेज बॉक्स डॉट शो का जो पहला पैरामीटर होता है जिसमें मैसेज आता है वो तो स्ट्रिंग होता है। तो मुझे यहाँ तक की अगर जो वैल्यू मिलेगी वो इंटीजर में मिलेगी, तो एंड में मुझे यहाँ पर वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट होके मुझे काउंटिंग की वैल्यू मिलेगी। तो हमारे हिसाब से जो भी वैल्यू इसमें नंबर ऑफ लिस्ट होगी, नंबर ऑफ आइटम होंगे, तो जब मैं इसको क्लिक करूंगा तो मेरे पास यहाँ पर काउंट आ जाएगा कि भाई कितने नंबर ऑफ आइटम हैं हमारे पास इस कॉम्बो बॉक्स में। ठीक है क्लास, यहाँ तक के प्रॉपर्टीज में किसी में कोई प्रॉब्लम है तो बता दें, नहीं तो फिर हम अपनी एक एप्लीकेशन में इस्तेमाल करते हैं। जीरो में ऐसा कुछ कह रही हैं आप? काउंट का दोबारा बता देता हूँ। हम लोग इस बटन के पीछे जो है वो काउंटिंग करवा रहे थे कि, हाँ मैं बता देता हूँ स्ट्रिंग क्यों लिखा। देखो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से करके दिखा देता हूँ। मैसेज बॉक्स क्या है, मैसेज बॉक्स में जो भी हमारे पास मैसेज आता है अगर हमें प्रिंट करवाते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग डबल कोटेशन।
तो यहाँ पर इसमें पहला पहला पैरामीटर जो होता है वो तो आपका मैसेज होता है, दूसरा पैरामीटर आपका कैप्शन हो जाता है, तीसरा पैरामीटर बटन हो जाता है, चौथा पैरामीटर आइकन हो जाता है। अभी तो हम लोग डिफॉल्ट अगर मैसेज बॉक्स की बात करते हैं और उस मैसेज में हमें क्या करवाना है, इस ड्रॉप डाउन में जितने नंबर ऑफ आइटम हैं उनकी काउंटिंग जो है वो प्रिंट करवानी है। तो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया कि भाई कॉम्बो बॉक्स के अंदर जो भी आइटम्स होंगे उनको काउंट कर दो। तो देखो ये यहाँ तक के काउंट जो है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूं काउंट की, ठीक है, तो ये काउंट क्या रिट्रीव करके दे रहा है कि भाई काउंट जो है वो मुझे क्या देगा, एक इंटीजर वैल्यू देगा कि भाई कॉम्बो बॉक्स के आइटम्स को वो काउंट करेगा। जाहिर सी बात है काउंटिंग है तो वो इंटीजर वैल्यू है, लेकिन ये तब तक एरर आता रहेगा जब तक कि मैं जो काउंटिंग को इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग नहीं करूंगा। तो मैं यहाँ पे जैसे ही डॉट टू स्ट्रिंग कर दूंगा तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। अब इस मैसेज बॉक्स में जो प्रिंट होता है वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग होता है, क्योंकि देखो ना आप यहाँ पे मैसेज बॉक्स में क्या मांग रहा था, स्ट्रिंग टेक्स्ट, और स्ट्रिंग टेक्स्ट मेरे पास क्या है, कॉम्बो बॉक्स के आइटम जो है वो काउंटिंग, यहाँ तक कि मेरे पास इंटीजर फॉर्म में आ रही थी, क्योंकि देखो आप यहाँ पर देखो ऑब्जेक्ट कलेक्शन डॉट काउंट, इसकी टाइप क्या लिखी हुई है, इंटीजर लिखी हुई है। और जबकि आप मैसेज बॉक्स डॉट शो की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या मांगता है, स्ट्रिंग मांगता है। तो इसलिए मैंने इसको डॉट टू स्ट्रिंग करके इसकी टाइप कन्वर्जन की है। जी क्लियर है? जी रूम ऐसा क्लियर है? चलिए अब मैं यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को, न्यू एप्लीकेशन को बनाता हूँ, न्यू प्रोजेक्ट विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन का। अब उससे पहले अपनी फॉर्म को डिजाइन कर लेते हैं। तो इसका नाम हम लोग दे देते हैं कॉम्बो बॉक्स एप्लीकेशन। अब यहाँ पर थोड़ा बहुत डिजाइन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कॉम्बो बॉक्स ले लिया और इसका जो लेबल लगाते हैं वो लगाते हैं ये भाई नेम ऑफ स्टूडेंट्स enrolled, देन यहाँ पर इसी लेबल को उठा के हमने यहाँ पे लिया, इसी को कॉपी करके दूसरा लेबल लगाया, सर आपसे एक बात पूछनी थी। जी पूछे। सर मेरे पास ना ऊप का मैनुअल पड़ा हुआ है। आप जो सर टास्क देते हैं हम तो वो ही करते हैं, मतलब आप बाज़ दफा लैब के जो दिए हुए क्वेश्चन होते हैं टास्क उस वो नहीं कर देते हैं हमें। तो सर हम अपनी प्रैक्टिस के लिए अगर वो टास्क कर लिए करें, कोई मसला तो नहीं है? बिल्कुल कर लें, मसला थोड़ी है। सर उससे ये कि प्रैक्टिस रहती है अच्छी, उसमें जी टास्क कैसे? जी बिल्कुल, नो इश्यू, बल्कि ये तो अच्छी बात है। थैंक यू सर। तो गालिबन यहाँ पर
हमारे पास इस एप्लीकेशन को समझ के मुझे खुद बताइएगा कि इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या होने वाली है। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। एक टेक्स्ट बॉक्स ये आ गई, इसी को कॉपी करके दूसरी टेक्स्ट बॉक्स आ गई, और यहाँ पर इसी को इम्प्लीमेंट करने के बाद ये तीसरी टेक्स्ट बॉक्स आ गई। तीनों को सेलेक्ट करके ये बटन हो गया मेरे पास। अच्छा क्लास, देखो अब मेरे पास जो एग्जाम्पल है, जो जिस हिसाब से मैंने फॉर्म डिजाइन किया है, उसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि जब भी मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूँ तो स्टार्टिंग में ही मेरे पास जब भी फॉर्म लोड हो तो उसके पीछे एक ऐसा मेथड बनाऊं जो फॉर्म लोड के इवेंट पे, क्योंकि जब भी पहला फॉर्म खुल के आता है, वो फॉर्म का यानी कोई भी फॉर्म खुल के आता है तो कौन सा इवेंट चलता है? फॉर्म अंडरस्कोर लोड। ठीक है, फॉर्म लोड का इवेंट चलता है। तो जिस पे ये वाला फॉर्म जो है, कोई भी फॉर्म हमारे पास उठ के आता है। अच्छा, अब क्लास मैं चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल डेटाबेस में मैंने कोई ना कोई टेबल बनाया हुआ होगा, और उस टेबल में ये 3 अदद कॉलम होंगे, और जब भी मेरे पास ये फॉर्म लोड हो तो उस टेबल में जो नेम का जो कॉलम होगा, जिस नेम से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, वो तमाम स्टूडेंट इस लिस्ट में ऑटोमेटिकली लोड हो जाएं। ठीक है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी रिकॉर्ड इंसर्ट करवाता हूँ यहाँ पर, तो मैं इंसर्ट करवाऊंगा तो वो नए नेम के साथ वो स्टूडेंट भी इस लिस्ट में ऑटोमेटिकली इनरोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो कि एक ड्रॉप डाउन बॉक्स लगाया हुआ है, और ड्रॉप डाउन में हम लोग क्या कर रहे हैं कि नेम ऑफ द स्टूडेंट इनरोल्ड। जितने भी इनरोल्ड स्टूडेंट होंगे, इसका मतलब डेटाबेस में उनका कोई ना कोई रिकॉर्ड सेव होगा। तो वो तमाम इनरोल्ड स्टूडेंट की लिस्ट जो है ना, उनके नेम के साथ वो यहाँ पर लोड हो जाएगी, और मैं किसी भी स्टूडेंट को सेलेक्ट करूँ और उसके नेम में, सिटी में, या कोई भी कंट्री में कोई भी अपडेशन करूँ और अपडेट करूँ तो वो अपडेट भी हो जाए। किसी भी स्टूडेंट को मैं यहाँ से पिक करूँ और डिलीट कर दूँ तो वो डिलीट भी हो जाए। तो हाउ इज इट पॉसिबल? इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो आपने फॉर्म डिजाइन किया हुआ है उसी का रिस्पेक्टिव, देखो टेबल किसको देखते हुए बनते हैं? क्या टेबल इसको देखते हुए बनेगा? नहीं। टेबल के किसी कॉलम का को कोई भी कॉलम अगर बनाएंगे तो इसको देखते हुए नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसका सिर्फ फ्रंट एंड तक का काम है, क्योंकि ये इस कॉलम को रीयूज कर रहा है अपने पास। दैट्स इट। इसको देखते हुए हम इस नाम से कोई और कॉलम नहीं बना सकते, क्योंकि इससे कोई यूजर इनपुट नहीं ले रहे, इससे सिर्फ वैल्यू को सेलेक्ट कर रहे हैं। यूजर जो इनपुट ले रहे हैं, अपडेट, मॉडिफिकेशन, डिलीशन, जो भी करवा रहे हैं हम लोग इन बटन्स के थ्रू करवा रहे हैं, और वैल्यूज कहाँ से ले रहे हैं? वो ये ले रहे हैं। तो जहां से यूजर इनपुट आता है वहां उसका एक कोई ना कोई कॉलम बनता है आपका टेबल में। तो आपकी अपनी मर्जी है कि किस तरीके से बनाओ। तो सर्वर एक्सप्लोरर में जाकर मैं यहाँ पर इसको भी रिमूव कर देता हूँ, अभी इसको भी रिमूव कर देता हूँ, और इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब करना ये है कि एसक्यूएल सर्वर ओपन करते हैं। अच्छा क्लास, एक चीज और है, जरूरी नहीं है कि आपको एसक्यूएल सर्वर अलग से ओपन करना पड़े। विजुअल, जब आप लोग एसक्यूएल सर्वर कर लेते हो ना, तो एसक्यूएल सर्वर विजुअल स्टूडियो का एक फ्रेमवर्क ऑटोमेटिकली अपने पास एक्सेस कर लेता है।
जिसकी वजह से सर्वर एक्सप्लोरर में हमें एक ऑप्शन मिलता है डाटा कनेक्शन में जाकर। एक होता है ऐड कनेक्शन। ऐड कनेक्शन का क्या मतलब होता है कि आपने एसक्यूएल सर्वर में एक पहले से डेटाबेस बनाया हुआ है और उस डेटाबेस को आप लोड कर रहे हो। लेकिन एक और ऑप्शन होता है यहाँ पर, क्रिएट न्यू एसक्यूएल डेटाबेस। तो यहाँ पर आपसे देखो वही चीज मांगेगा कि सर्वर नेम। सर्वर नेम क्या हो सकता है? सर्वर नेम ऑटोमेटिकली ये वही उठा लेगा जो आपका सर्वर नेम यहाँ पे आ रहा होगा, ये ठीक है। जो भी इस लिस्ट में आपके सर्वर नेम आ रहे होंगे वो तमाम ये उठा लेगा। तो यहाँ पर इस लिस्ट में ये भी थोड़ा सा वेट लेगा। इस लिस्ट में हमारे पास क्या होंगे? सर्वर नेम। उस स्पेसिफिक सर्वर पे किसी भी सर्वर को आप सेलेक्ट कर लो जो आपके पास सर्वर एक्सेस होता है, और यहाँ से उस सर्वर को सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद देखो ऑथेंटिकेशन मांग रहा है, वही ऑथेंटिकेशन है एसक्यूएल सर्वर। अगर आप एसक्यूएल सर्वर की बात करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। विंडोज ऑथेंटिकेशन बात कर रहे हैं। अब देखो हमसे यहाँ पे नीचे क्या मांग रहे हैं, हमसे जो मांग रहे हैं यहाँ पर डेटाबेस के नेम मांग रहा है। अब हम यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे देंगे। हमने यहाँ पर डेटाबेस का नाम दे दिया लैब नंबर 5_1041440000 के नाम से हमारे पास डेटाबेस हो गया। और मैं यहाँ पर इसको ओके कर दूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा तो जो है वो यहाँ पर सर्वर ऐड कर देगा। सही है। अब इसी को आप यहाँ से कॉपी करो तो इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग आपको मिल जाएगी। अब इसी सर्वर पे आप चाहो तो यहीं से डेटाबेस बना सकते हो, टेबल्स बना सकते हो राइट क्लिक करके। तो अब यहाँ पर मैं अपने डेटाबेस में जाऊंगा। डेटाबेस मैं पहले तो यहाँ पर कनेक्ट हो गया, इसको रिफ्रेश कर लूंगा तो यहाँ पर देखिएगा मेरे पास जो है वो ये वाला लैब नंबर 5 ये अभी डेटाबेस बनाया। और डेटाबेस बनाने के बाद यहाँ पे मुझे डेटाबेस मिल गया। आपकी अपनी मर्जी, वहां से टेबल क्रिएट करो, यहाँ से टेबल क्रिएट करो, न्यू टेबल। अब हम लोग जो टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं वो उसके बिहाफ पे करने जा रहे हैं जो हमने फॉर्म बनाया है। तो मैं यहाँ पर कॉलम ले लूंगा नेम, जिसकी टाइप है वेरिएबल कैरेक्टर। इसी तरीके से सिटी, जिसकी टाइप है वेरिएबल कैरेक्टर। देन कंट्री, जिसकी टाइप है वेरिएबल कैरेक्टर। तो यहाँ पर इसको सेव कर लेते हैं और इस टेबल का नाम हम लोग कर लेते हैं एम्प्लॉय, या बल्कि स्टूडेंट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स। गालिबन ये टेबल मेरे पास हो गया। अब जो एक अदर टेबल बनाया है वो भी यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, ये सेव हो गया। अब इस टेबल के अंदर जो है वो जो भी मॉडिफिकेशन करेंगे वो सब यहाँ पे अपडेट हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि भाई कुछ रिकॉर्ड इसमें हम लोग पहले से डाल देते हैं, क्योंकि हमें ड्रॉप डाउन पे नेम ऑफ स्टूडेंट जो है वो लोड करवाने हैं ना। तो यहाँ पर पहला नाम ले लेते हैं ताहा। ताहा कराची से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान में रहते हैं। इसी तरीके से सर को लाहौर भेज देते हैं और इनका ताल्लुक पाकिस्तान से है। इसी तरीके से मुकेश की बात कर लेते हैं, मुंबई से इनका ताल्लुक है और ये इंडिया में रहते हैं। दिलशान, इनका ताल्लुक जो है वो कोलंबो से है और ये श्रीलंका में रहते हैं। ठीक है भाई, ये कुछ हमने यहाँ पर एक ताहा, असद, मुकेश और दिलशान के नाम से जो है वो रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दिया है। अब हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जब भी मैं फॉर्म लोड करूं, सही है, तो जितने भी नंबर ऑफ एनरोल्ड स्टूडेंट होंगे वो तमाम यहाँ पर लिस्ट डाउन हो जाए। तो अब उसके लिए मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी।
और वर्किंग कहाँ करनी पड़ेगी, मैं यहाँ पर फॉर्म के कोड पे चले जाऊंगा, फॉर्म अंडरस्कोर लोड हो जाएगा, और यहाँ पर एक फरीजा तो मैंने अंजाम दे लिया कि भाई अपना डेटाबेस यहाँ पर अपलोड करवा दिया। दूसरा फरीजा जो होता है वो ये होता है, यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट और यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, दैट्स इट। अब जब, और इसी तरीके से मैं यहाँ पर ग्लोबली एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास कॉल करवा लेता हूँ, ऑब्जेक्ट इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, ताकि मुझे बार बार कनेक्शन देना ना पड़े, तो मैं एक ही दफा कनेक्शन दे लेता हूँ। तो एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास मैंने ग्लोबली क्लास के अंदर, ना तो मैंने किसी कंस्ट्रक्टर में, ना तो मैंने किसी इवेंट में, ग्लोबली क्लास के अंदर पब्लिकली जो है वो इसको एक्सेस करवा लिया। इसकी प्रॉपर्टी में जाके इसकी कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ से कॉपी कर लिया और यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग पेस्ट करवा दिया। पहला काम तो यहाँ पे ये हो गया। अब मैं बजाय के डायरेक्टली स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग करूं, मैं एक मेथड बना लेता हूं। सही है, तो मेथड बना लिया पब्लिक वॉइड के नाम से मेथड बना लिया, और उस मेथड में एक ब्लॉक ऑफ कोड बाइंड कर दिया, क्योंकि इसी कोड की मुझे जगह जगह जरूरत पड़ेगी, तो मैं बार बार कोड लिखने के बजाय उस मेथड के नाम से कॉल कर लूंगा। तो एक मैंने पब्लिकली एक मेथड बना लिया। अब उसमें सबसे पहले कनेक्शन डॉट ओपन करूंगा और कनेक्शन डॉट क्लोज करूंगा। अब यहाँ पे आज हम लोग नए तरीके से कनेक्टिविटी और क्यूरी पास करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और क्लासेस यूज हो रही होती हैं। एसक्यूएल कमांड cmd इक्वल टू cmd डॉट क्रिएट कनेक्शन डॉट क्रिएट कमांड, पहले ही। अब उसके बाद हमसे मांगेगा एसक्यूएल कमांड cmd, सॉरी यहाँ पर मैं देता हूँ cmd डॉट करने के बाद कमांड टाइप, और यहाँ पे हम लोग देंगे कमांड टाइप क्या है भाई, कमांड टाइप डॉट इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट होगी। देन उसके बाद cmd डॉट कमांड टेक्स्ट क्या है हमारे पास। अब यहाँ पे इसके अंदर हम लोग देंगे क्यूरी। अब क्यूरी गालिबन क्या आएगी उसको देखेंगे। यहाँ पर जो क्यूरी बनेगी वो ये बनेगी, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स। देखो रिकॉर्ड तो मैं पूरा ही फैच कर रहा हूं, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो मैं डिस्प्ले करूंगा वो सिर्फ एक ही कॉलम करूंगा, और वो कैसे करूंगा उसको भी देख लेते हैं। ये कमांड टेक्स्ट हो गया। कमांड टेक्स्ट के बाद एसक्यूएल डाटा एडाप्टर ADAPTER, इसका ऑब्जेक्ट बन गया इक्वल टू न्यू एसक्यूएल डाटा एडाप्टर, और इसके अंदर cmd का ऑब्जेक्ट पास हो जाएगा। फिर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, डाटा टेबल की क्लास को लेंगे, dt इसका ऑब्जेक्ट हो गया इक्वल टू न्यू डाटा टेबल। अब उसके बाद एडाप्टर के अंदर फिल का मेथड चलाकर किसको पास कर देंगे, डाटा टेबल को पास कर देंगे। अब देखो क्लास यहाँ पर इसके बाद जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि मैं यहाँ पर जो है वो इस क्यूरी से तो पूरा रिकॉर्ड तीनों रॉज उठ के आएंगी, ठीक है, तीनों कॉलम की तमाम वैल्यू उठ के आएंगी। लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि इससे जितने भी नेम होंगे, यानी नेम का कॉलम आके सिर्फ इसमें लोड हो जाए, ना तो मैं अभी इंसर्ट करवा रहा हूँ, ना अभी डिलीट करवा रहा हूँ, ना अपडेट करवा रहा हूँ, ठीक है, ना डिलीट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं लूप लेता हूँ एक फॉर ईच का, और जिससे मैं अपने डाटा को रिट्रीव करवाऊंगा। यहाँ पर
फॉर ईच का लूप बेसिकली पीएफ में भी आप लोगों ने होपफुली पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लें। फॉर, वाइल और डू वाइल, ये तीन बहन भाई जो होते हैं वो लूप होते हैं, लेकिन इनका एक सौतेला भाई भी होता है जिसको फॉर ईच का लूप कहते हैं। फॉर ईच लूप में हमें नॉर्मली लूप की अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या होता है कि भाई आई इक्वल टू 0 लूप कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ पे एंड होना चाहिए, देन उसके बाद किस ऑर्डर में चलना चाहिए, आई प्लस प्लस और आई माइनस माइनस। तो फॉर ईच के लूप में हमें ये चीजें बतानी नहीं पड़ती। फॉर ईच का लूप जो है वो सिर्फ एक रीड ओनली प्रॉपर्टी है, उसको चाहिए होता है कलेक्शन। वंस जब उसको कलेक्शन मिल जाता है तो वो पूरे कलेक्शन को रीड करवाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है और इसका कोई पर्पस नहीं है। इसमें ना तो हम ये डिफाइन करते हैं कि भाई कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कहाँ तक चलना चाहिए, किस ऑर्डर में चलना चाहिए, नहीं। तो ये जो है वो सबसे पहले अगर मुझे कोई इंटीजर वैल्यू का एरे अगर फॉर ईच के लूप से रीड करवाना है तो यहाँ पर एक लोकल वेरिएबल चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल var के 1 के नाम से जो है वो एक उसी टाइप का वेरिएबल चाहिए होता है। फिर इसके बाद आता है इन का कीवर्ड। इन के बाद आप उस एरे को लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एरे कोई भी बना होगा, सही है, तो वो यहाँ पर आप उस एरे को लिख देंगे, उस वेरिएबल को। लेकिन इस टाइम मेरे पास कलेक्शन का, इस टाइम जो है वो मेरे पास कलेक्शन जो है वो dt से आएगी। डाटा जो पूरा टेबल सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल जो dt आएगा वो पूरा रिकॉर्ड क्या है, वो मेरे पास क्या है, dt में आएगा। उसके लिए मुझे यकीनन इससे बिलोंग कोई ना यानी डाटा टाइप चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ले ली डाटा रॉ के नाम से जो है वो क्लास आती है, उसको ऑब्जेक्ट dr मैंने ले लिया कि जो भी मेरे डाटा की रॉ आएगी, सही है। क्योंकि देखो सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का क्या मतलब होता है, सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम टेबल का मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ तो एक रॉ ये आ गई, एक रॉ ये आ गई, ऐसी मल्टीपल रॉज आ गई, पूरा डाटा आ गया। समझ में आ रही है ये चीज। तो इसी तरीके से डी डी डाटा रॉ के अंदर जो है वो तमाम रॉज आ जाएंगी, उसका ऑब्जेक्ट। फिर इनका कीवर्ड आएगा, इनके कीवर्ड के बाद डाटा कहाँ से आएगा भाई, dt से आएगा, dt डॉट रॉस। अब उसके बाद मुझे नेम सेलेक्ट डायरेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट में से सिर्फ नेम का कॉलम कहाँ पे, कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए मुझे, सिर्फ कौन सी रॉ की वैल्यू चाहिए मुझे सिर्फ नेम के रॉ की वैल्यू चाहिए। और मुझे कहाँ पे इंप्लीमेंट करवानी है, वो कॉम्बो बॉक्स में लोड करवानी है। तो मैं अब यहाँ पे ले लूंगा कॉम्बो बॉक्स, जो मैंने प्रॉपर्टी यूज की थी, डॉट आइटम्स डॉट ऐड करवाने के बाद अब मैं कैसे ऐड करवाऊंगा, इसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा dr के अंदर। अब देखो मुझसे क्या मांग रहा है, डाटा कॉलम। अब मुझे कौन से कॉलम की वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए भाई नेम की वैल्यू चाहिए, जो मेरे पास टेबल में जो नेम है, और वो इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग चाहिए। आइटम डॉट ऐड, यहाँ पर अच्छा कुछ चीज मिसिंग हो रही है। अच्छा ये एक चीज मैंने गलत लिख दी, ये चीज नहीं आएगी। डॉट ऐड करने के बाद जी आएगा ब्रैकेट, और यहाँ पर ये वाला ब्रैकेट आएगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये मेरा काम जो है वो कंप्लीट होता है। अब ये पूरा कोड जो है वो मैंने क्या किया है कि भाई एक मेथड में बाइंड किया है,
और उस मेथड को मैं सिंपली कहाँ पे इम्प्लीमेंट करवा देता हूँ कि जब भी मेरा फॉर्म लोड हो तो ये वाला मेथड जो है वो इसके अंदर कॉल हो जाए। अब इस टाइम आप लोग देख रहे हैं टेबल के अंदर ताहा, असद, मुकेश और दिलशान का रिकॉर्ड है। ये 4 लोगों का रिकॉर्ड है। तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि जब मैं अपनी एप्लीकेशन को एक दफा बिल्ड कर लेता हूँ और बिल्ड करने के बाद जब मैं अपनी एप्लीकेशन को चलाऊंगा और ड्रॉप डाउन पे देखूंगा तो मेरे पास तमाम लोग जो हैं वो लोड होने चाहिए, और ये हो गए। ठीक है, एक दफा फिर देख लो, अगर कोड समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर कोई सवाल है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मुझे एक्नॉलेज कर दें एक दफा। जी स्टूडेंट्स, कोई सवाल? क्लियर है सबको? ठीक है भाई, आगे बढ़े। एक्नॉलेज कर दें एक दफा अगर क्लियर है तो सबको। चलो जी, आगे बढ़ते हैं फिर। अब मेरा दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि यहाँ तो वैल्यू लोड होके आ गई। दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है कि अब मैं यहाँ पर न्यू रिकॉर्ड इंसर्ट करवाऊं तो उसी नेम, वो उसका जो नेम होगा वो यहाँ पर लोड हो जाए इंसर्ट के बटन से। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि अब मैं जाता हूँ इंसर्ट पे, और इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक का कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। देन उसके बाद कमांड टेक्स्ट के बाद यहाँ पे आता है cmd.execute नॉन क्यूरी, और एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के बाद रिकॉर्ड को क्या करना है, इंसर्ट करना है। तो ये मेरे पास क्रिएट कमांड टेक्स्ट। अब यहाँ पर मुझे रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी लिखूंगा, इंसर्ट इनटू। अब यहाँ पर मेरे पास टेबल क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, वैल्यूज के बाद यहाँ पे वैल्यू कहाँ से आएगी, पहली वैल्यू आएगी सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, देन उसके बाद कॉन्केटिनेशन, और यहाँ पे आ जाएगी पहली वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट से। फिर सिंगल कोटेशन से बाहर निकलकर फिर दोबारा से सिंगल कोटेशन, फिर उसके अंदर डबल कोटेशन, डबल कोटेशन के अंदर कॉन्केटिनेशन, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट से वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके सिंगल कोटेशन, उसके अंदर डबल कोटेशन, देन उसके अंदर कॉन्केटिनेशन, और कॉन्केटिनेशन के अंदर तीसरी वैल्यू कहाँ से आएगी, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट टेक्स्ट से आएगी। यहां तक का भी काम हो गया। एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी, अच्छा जी, और क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है यहाँ पर?
कनेक्शन डॉट क्लोज। और जब मैं रिकॉर्ड इंसर्ट करवा दूं, और मैं चाह रहा हूं कि रिकॉर्ड इंसर्ट करवाने के बाद मुझे ड्रॉप डाउन पे शो हो जाए, तो मैं यहाँ पर डिस्प्ले का मेथड भी कॉल करवा लेता हूँ। ठीक है, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मेरे पास कोड जो है वो सही से वर्क करेगा, तो मैं यहाँ पे इसको बिल्ड कर देता हूँ, सक्सेसफुली बिल्ड। और यहाँ पर अपनी आसानी के लिए एक मैसेज बॉक्स ले लेते हैं। मैसेज बॉक्स डॉट शो करने के बाद मैसेज बॉक्स डॉट शो, और उसमें हम दे देते हैं रिकॉर्ड इंसर्टेड। तो यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को रन करते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास डाटा लोड होके आ रहा है। अभी तक के हमारे पास ये डाटा है। अब हम कोई न्यू डाटा देंगे। मैं यहाँ पर अपना नाम दे देता हूँ और सिटी जो है वो कर देता हूँ इस्लामाबाद। देन उसके बाद कंट्री पाकिस्तान। मैं यहाँ पर इंसर्ट करवा देता हूँ रिकॉर्ड इंसर्टेड। और इंसर्ट होने के बाद मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये क्या हुआ, डुप्लीकेशन हो गई। ये क्यों हुआ, ये भी देख लेते हैं। जी स्टूडेंट्स, देख के कोई बता सकता है क्यों हुआ ऐसा? डुप्लीकेशन क्यों हुई? क्लास, आपके हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं यहाँ पर कर रहा था डिस्प्ले, तो जब ऑलरेडी फॉर्म लोड पे डिस्प्ले का मेथड चला हुआ है, तो क्या मुझे दोबारा यहाँ पर डिस्प्ले करना चाहिए? मैं पूछ रहा हूँ, आप लोग आइडिया दो। पॉसिबल है शायद। और अगर ना करूं तो क्या डिस्प्ले नहीं होगा? तो अपने डेटाबेस को यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि क्या हुआ है माजरा ऐसा। रिकॉर्ड तो यहाँ पर सिंपल सा इंसर्ट तो हुआ है, लेकिन वहां क्यों ऐसा डिस्प्ले हो रहा था? वजह, वहां डुप्लीकेशन क्यों हो रही थी? क्या अब हो रही है? देखते हैं। नया रिकॉर्ड भी आ गया। चलो नया रिकॉर्ड एक और दे देते हैं। मैं यहाँ पर दे देता
हूँ एक नया रिकॉर्ड। यहाँ पर सिटी जो हो